everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Dear friends, Apprenticeship Act की सीरीज बीच में थोड़ी रुक गई थी. अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 15 से लेकर के सेक्शन नंबर 26. लेकिन अगर आपको इसकी पहले वाली वीडियोस भी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं. आपको जितना ऑलरेडी एक्ट कवर हो चुका है उसकी वो वीडियोस वहां मिल जाएंगी. चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को. So let's talk about section number 15. Friends, जो पिंकू है ना, पिंकू है एक अप्रेंटाइज, मतलब कि वो एक XYZ एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेनिंग के लिए जाता है. अब ये जो पिंकू जो कि अप्रेंटाइज है, ये उस एस्टैब्लिशमेंट में एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, मतलब पर डे या फिर पर वीक के हिसाब से कितने आवर, कितने घंटे ये काम करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? आपको क्या लगता है, क्या वो एक अप्रेंटाइज, वो एक जो पिंकू है, वो खुद से ही डिसाइड कर लेगा कि मैं इतने घंटे के लिए ट्रेनिंग करूंगा? नहीं. तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि वो पर डे या पर वीक के हिसाब से कितने आवर काम करेगा? द आंसर इज एम्प्लॉयर. यस फ्रेंड्स, यहाँ पर एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि वो जो अप्रेंटाइज है ना, वो कितने घंटे काम करेगा. लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है अपनी मर्जी से 15 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे नहीं बोल सकता है. मतलब कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब कि जो ड्यूरेशन है, मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रिलेटेड जो रूल्स बने हुए हैं, उसमें जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही एम्प्लॉयर ये डिसाइड करेगा कि जो एक अप्रेंटाइज है वो कितने घंटे काम करेगा. मान करके चलिए उस रूल्स में ये लिखा गया है कि अब अप्रेंटाइज से 8 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग का वो जो वर्क है वो नहीं करवा सकते. लेकिन एम्प्लॉयर कहता है मैं तो 10 घंटे करवाऊंगा, तो ये रूल के अगेंस्ट हो जाएगा. हाँ, एम्प्लॉयर डिसाइड कर सकता है कि अप्रेंटाइज कितने घंटे काम करेगा, लेकिन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही. ये था पॉइंट 1. पॉइंट 2 कहता है, अगर मान लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बात करें तो वो अगर ओवर टाइम लगाता है तो उसको ओवर वेज मिलती है. मतलब हम इतना जानते हैं कि एक एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय वो होता है, हम जानते हैं जिससे सैलरी एंड वेजेस मिलती है, राइट? तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो ओवर टाइम कर सकता है. आपको क्या लगता है कि जो एक अप्रेंटाइज होता है जो कि ट्रेनिंग के लिए आया है, क्या ये ओवर टाइम लगा सकता है? क्या इसे ओवर टाइम के लिए काम दिया जा सकता है? यस. लेकिन परमिशन चाहिए. किसकी परमिशन चाहिए? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की परमिशन चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर भी तभी ही परमिशन देगा अगर दो बातें हो रही हैं, दो कंडीशंस अराइज हो रही हैं. लेकिन वो 2 कंडीशंस कौन से? नंबर 1, अगर जो अप्रेंटाइज है ओवर टाइम लगाने से कहीं ना कहीं उसी को ही बेनिफिट मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक मशीनरी है, इस मशीनरी को, ये कोई न्यू मशीनरी आई है और जो अप्रेंटाइज है पिंकू, उसको इसकी ट्रेनिंग करनी है. लेकिन ये मशीनरी कुछ इस तरह की है कि पिंकू को इसकी ट्रेनिंग के चलते अपने नॉर्मल टाइम से 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है वो कल के लिए दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते बीच में स्टॉप करके, तो आज के आज ही पूरा करना पड़ेगा वो प्रोसेस. लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि उसको उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स से, नॉर्मल ट्रेनिंग आवर्स से 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. मुझे बताओ, अगर वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग ले जाता है, यहाँ पे वो सीख जाता है, क्या बेनिफिट अप्रेंटाइज को है? यस. तो जब यहाँ पे दिख रहा है अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को कि यहाँ ओवर टाइम से कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो अप्रेंटाइज को ही हो रहा है, तो बताइए क्या ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ पर एक अप्रेंटाइज को ओवर टाइम की परमिशन मिलेगी? यस. तो ये थी कंडीशन पहली. सेकेंड कंडीशन है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरत पड़ जाए कि अप्रेंटाइज को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाएंगे, तो जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ गई, मतलब कोई इमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन आ गई, तो अब भी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो है वो एक अप्रेंटाइज को ओवर टाइम के लिए परमिशन दे सकता है. तो यही 2 कंडीशंस हैं जहां पर एक अप्रेंटाइज को ओवर टाइम की परमिशन मिलती है. अदरवाइज उसके जो नॉर्मल ट्रेनिंग का टाइम है बस वो उतने ही घंटे काम करेगा. अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, ये सेक्शन की. मुझे ना एक बात बताओ आप लोग, एक तरफ पिंकू है अप्रेंटाइज, दूसरी तरफ चिंकू है एक एम्प्लॉय. अब ऐसे एग्जाम्पल देखो, ये पिंकू है, ठीक,
ये अप्रेंटाइज है, इसके ऊपर ए लिख देते हैं, ये अप्रेंटाइज है। और ये पता कौन है, ये चिंकू है, ये एम्प्लॉय है, इसके ऊपर हम ई लिख देते हैं। ये जो है टोमो, ये इनका एम्प्लॉयर है, इसका हम ई एंड पी लिख देते हैं, ये एम्प्लॉयर है। अब आता है 15 अगस्त। वी नो कि ये तो इंडिपेंडेंस डे होता है, नेशनल हॉलीडे है। एम्प्लॉयर बोलता है, ये चिंकू तू तो एम्प्लॉय है ना, तेरे को छुट्टी है। अप्रेंटाइज, तू तो अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आया है, एक काम कर, तू आ जा अपनी ट्रेनिंग के लिए, तेरे को छुट्टी नहीं है। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये कहता है, कोई भी नेशनल हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल है, मतलब जो भी हॉलीडेज उस एस्टैब्लिशमेंट में एक एम्प्लॉय को मिलेगी, वही सेम टू सेम हॉलीडेज इनको भी, अप्रेंटाइज को भी मिलेगी। अगर ये एम्प्लॉयर बोलता है कि अरे तुमको हम दिवाली की छुट्टी देते हैं, तो वो सिर्फ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं देगा, ये फैक्ट्री में जो अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आए हैं उनको भी साथ में छुट्टी मिलेगी। I hope सभी को सेक्शन 15 क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16। यार हमें पता है ना पिंकू अप्रेंटाइज है, हुआ पता क्या है यार, दरअसल ना वो XYZ एस्टैब्लिशमेंट में एक मशीन पे ट्रेनिंग ले रहा था, और वो काम करते करते, ट्रेनिंग लेते लेते गलती से उस मशीन में उसका हाथ आ गया, और अप्रेंटाइज को, वो जो पिंकू, उसको चोट लग गई। हम सबने एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट पढ़ा है। जब एम्प्लॉयज को काम के दौरान, मतलब इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आउट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान चोट लगती थी, तो क्या उन्हें कॉम्पनसेशन मिलता था? बोलो यस और नो। यस। तो क्या अगर एक अप्रेंटाइज को चोट लगी है काम के दौरान ही, तो क्या उसे कॉम्पनसेशन मिलेगी? यस। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है सेक्शन में, पता है क्या, यहाँ पर कंपनसेशन तो मिलेगी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि इसके शेड्यूल में बताया गया है। पता है क्या है? सुनो, देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें क्या मिलती है बताओ? सैलरी मिलती है, ठीक। तो जो कंपनसेशन कैलकुलेट करती है वो सैलरी के बेसिस पे करते हैं, बोलो यस। लेकिन अब हम जानते हैं जो अप्रेंटाइज है उसे तो सैलरी मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, वो वर्कर नहीं है, वो एक ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग लेने आया है। तो इनको क्या मिलता है? इनको स्टिपेंड मिलता है। तो स्टिपेंड के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, उनका कंपनसेशन कैलकुलेट होगा और कंपनसेशन मिलेगा। बस यही एक छोटा सा मॉडिफिकेशन था कि यहाँ पर इनको भी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत अगर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आउट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान चोट लगती है तो इन्हें भी कंपनसेशन मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयज नहीं है, इन्हें सैलरी नहीं मिलती है, इन्हें स्टिपेंड मिलता है, दैट्स व्हाई इनके स्टिपेंड के बेसिस पे इनको कंपनसेशन मिलती है। तो अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना कि इनको सैलरी के बेसिस पे नहीं कंपनसेशन मिलता। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज नहीं है, ये बात याद रखना है, इनको इनके स्टिपेंड के बेसिस पे कंपनसेशन मिलता है। So I hope ये section clear. Good. Now let's talk about section number 17. आपको पता है एक एम्प्लॉय है चिंकू, वो ना लेट आया यार अपने काम पे, क्या उसको फाइन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, पिंकू अप्रेंटाइज है, वो भी अपने उसी काम में लेट आया है। आई नो, हमें पता है कि वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग पे लेट आ रहा है, तो क्या उसको भी फाइन लगेगा? आपको लग रहा होगा वो तो ट्रेनर ही है, क्या ही फाइन लगाना, लगेगा। यस। तो सेक्शन 17 यही बोलता है कि जो डिसिप्लिन, जो रूल्स, जो नॉर्म्स, जो कंडक्ट एक एम्प्लॉय के लिए बने हैं, सेम टू सेम अप्रेंटाइज को भी फॉलो करने पड़ेंगे। बस इसमें इतना ही बताया गया है, बहुत सिंपल सेक्शन है, याद रख लेना। इसमें बस इतना ही है कि अप्रेंटाइज के लिए भी सेम वही रूल्स है, जैसे अगर एक एम्प्लॉय को लेट आने पे फाइन लगता है तो उसे भी लगेगा। तो इस तरह के मतलब जो जो बातें, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉय के लिए बनाई गई है कि आपको फॉलो करनी है हमारी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में, वही सेम बातें अप्रेंटाइज को भी बोली गई है कि ये बातें तुम पे भी लागू होती है, तुमने भी फॉलो करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18। 18 सेक्शन बोलता है कि अगर कोई अप्रेंटाइज किसी डेजिग्नेटेड ट्रेड में ट्रेनिंग ले रहा है तो वो अप्रेंटाइज होता है, वो एम्प्लॉय नहीं है, कि वो यहाँ पे वर्कर नहीं है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया है। ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी समझते ही है। सेकेंड पॉइंट है जो मेन धमाकेदार है, जो कि आपको इस सेक्शन में समझना है और बड़े ध्यान से समझना। अप्रेंटाइज को सैलरी मिलती है मुझे बताओ? नहीं। जब सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ स्टिपेंड मिलता है,
वो बोले कि मुझको ना आप लोग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे दीजिए, मुझको भी बोनस दीजिए। क्या आपको लगता है यहाँ पे अप्रेंटाइज को ईपीएफ ये या बोनस वगैरह मिलना चाहिए? नहीं, नहीं। यहाँ पे ये सेक्शन यही बोलता है कि एक अप्रेंटाइज, क्योंकि वो वर्कर ही नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय ही नहीं है, इसीलिए उसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या फिर बोनस जैसी चीजें नहीं मिलती है। अब ना एग्जाम में अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियो बना करके आपको क्वेश्चन आता है, तो आंखें खोल के उसको पढ़ना और अभी कान खोल के मेरी बात सुनो। देखो, आपको कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन करके आ सकता है कि एक अप्रेंटाइज है, उसको क्या है जो इसमें से मिल सकता है। लाइक क्या उसको पीएफ मिलेगा, बोनस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा? मुझे बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो उसको मिल सकती है? यस, कंपनसेशन उसको मिल सकता है। जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले कि अगर वो चोटिल होता है, उसको इंजरी होती है काम के दौरान, तो उसको कंपनसेशन उसके स्टिपेंड के अकॉर्डिंगली मिल सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे अप्रेंटाइज ये बोले कि मुझे बोनस भी दीजिए, मुझे प्रोविडेंट फंड भी दीजिए, मुझे और ऐसे बेनिफिट्स भी दीजिए, तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक एम्प्लॉय ही नहीं है। जब एम्प्लॉय ही नहीं है तो एम्प्लॉय वाले बेनिफिट्स किस काम के? क्योंकि वो तो जस्ट ट्रेनिंग लेने आया है, तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा, लेके चला जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 19। यार जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे टीचर का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था, जिसमें हमारी अटेंडेंस, हमारे फोन नंबर, मतलब सारे की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी ही होती थी। और इवन हमारे मंथली टेस्ट में या वीकली टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स उनके पास होती थी ना, हमारी सारी असेसमेंट। तो क्या जो एक एम्प्लॉयर है वो अपने अप्रेंटाइज की इसी तरह से सारी रिपोर्ट नहीं बनाएगा? करेगा ना तैयार, प्रॉपर एक रजिस्टर, प्रॉपर एक रिपोर्ट पूरी तैयार करेगा ना? हाँ जी, लेकिन किस मैनर में करेगा? जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होता है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में ही उसके सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड है वो रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। लाइक इसकी अटेंडेंस क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग थी और ये 3 महीनों में आया ही सिर्फ 20-25 दिन है। तो पूरी ट्रेनिंग की वो सारी अटेंडेंस की लिस्ट होती है। फिर हम लोगों को देखो, ये लोग आए तो ट्रेनिंग के लिए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं ना। तो जब आप कुछ सीखने के लिए आए हो, तो क्या वहां पर आपने अब कितनी प्रोग्रेस करी है ये चीज रिकॉर्ड होगी। तो उन अप्रेंटिसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, ये सबके रिलेटेड क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उसी फॉर्मेट में जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स मीटिंग में हमारे पेरेंट्स के पास भी है, प्रिंसिपल सर के पास भी है, अब इनकी इन्फॉर्मेशन में तो कहीं जाएगी ना, पता कहाँ जाएगी? देखो, अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहते अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना करके रखा है, तो फिर वो जो भी रिटर्न्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है उसको भेजे जाते हैं, उसको सबमिट की जाती है वो सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरक्की कर ली, मतलब कि उन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, तो फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसी ऑनलाइन पोर्टल में ही, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, वहां पे सबमिट करी जाती है। बहुत सिंपल था ये सेक्शन, आई होप क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। यार हम लोगों ने अक्सर समझा है ना, सुना है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में झगड़ पड़ते हैं। किस बात को लेकर झगड़ते होते हैं, जरा बताओ मुझे। हाँ, बोनस कम दिया है, बोनस की कैलकुलेशन सही से नहीं करी है, हमें सैलरी टाइम पर नहीं दी है, हमें मिनिमम वेज नहीं दिया है। एम्प्लॉयर बोलता है हमने बराबर सैलरी दी है, हमने बराबर बोनस कैलकुलेट करा है। तब यही सब बातों को लेकर इनका डिस्प्यूट होता है, राइट? आपको क्या लगता है, एक अप्रेंटाइज और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट होता होगा? बिल्कुल। लेकिन यार इनके बीच में किस बात को लेके होगा झगड़ा? एक ही तो बात है, स्टिपेंड, क्योंकि इनको तो स्टिपेंड ही मिलता है बस। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, जो अप्रेंटाइज है वो कह सकता है कि कंपनी हमें टाइम पर स्टिपेंड नहीं देती है। वही एक एम्प्लॉयर बोल सकता है कि ये लोग टाइम पर ट्रेनिंग के लिए आते ही नहीं है, ये लोग सही से ट्रेनिंग लेते ही नहीं है। तो मतलब इस बात को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये सेक्शन क्या बोलता है। अब मान लीजिए ये कौन है, पिंकू अप्रेंटाइज, ठीक। ये दरअसल क्या होता है, ये बोलता है कि मेरा जो हमारी कंपनी है, जो भी एम्प्लॉयर है जहाँ पे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये हमें टाइम पर स्टिपेंड नहीं देते हैं, मतलब हमारा जो पैसा बनता है वो हमें टाइम पर मिलता नहीं है।
लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है अरे हम तो बराबर स्टिपेंड दे रहे हैं इनको, तो ये बोलता है नहीं देते हो आप लोग। तो अब इन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और अप्रेंटाइज के बीच में झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है। अब बात ये उठती है कि उस डिस्प्यूट को, उस झगड़े को सुलझाएगा कौन? पता है कौन सुलझाएगा? अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर। अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर जो है ना, वो इस झगड़े को सुलझाएगा। अब मान के चलो वो जो एडवाइजर है वो बोलता है कि कंपनी ही सही है, एम्प्लॉयर ही सही है, वो उन्होंने स्टिपेंड बराबर दिया है। तो मुझे बताओ, जब वो एम्प्लॉयर के फेवर में डिसीजन आया है, तो क्या ये जो हमारा पिंकू है अप्रेंटाइज, ये खुश होगा? नहीं ना। कहता हम तो नाखुश हो गए, हमारे फेवर में तो आया ही नहीं डिसीजन, अब हम कहाँ जाए? तो फिर ये अप्रेंटाइज जो है, क्योंकि इसको अप्रेंटाइजशिप एडवाइजर का डिसीजन सही नहीं लगा, तो फिर जिस दिन इस एडवाइजर ने डिसीजन दिया, उस दिन से लेकर के 30 डेज के विदिन ये अपील कर सकता है। किसके पास? अप्रेंटाइजशिप काउंसिल के पास ये अपील कर सकता है। समझ गए? अप्रेंटाइजशिप काउंसिल के पास ये अपील कर सकता है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। अब अप्रेंटिसशिप काउंसिल ने जो भी डिसीजन दे दिया, उसे को ये फाइनल माना जाएगा। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड भी आपको आ सकता है कि ऐसे सिनेरियो में फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर अप्रेंटाइज और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हुआ, मामला गया अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, इसने डिसीजन दिया, अपना ऑर्डर दे दिया, लेकिन फर्दर अपील नहीं करी गई, उस केस में फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर होगा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का। लेकिन अगर फर्दर अपील होती है, अब वो कोई भी पार्टी कर सकती है, अप्रेंटाइज भी या फिर एम्प्लॉयर भी, जिस किसी ने भी, मेन मुद्दा ये है कि अपील हुई है। अगर अपील हुई है तो ऐसे सिनेरियो में फाइनल डिसीजन काउंसिल का माना जाएगा। तो समझ गए ना, कंफ्यूज मत होना। वैसे फाइनल डिसीजन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का ही होता है, लेकिन अगर फर्दर अपील हुई है तो उस केस में एडवाइजर का डिसीजन फाइनल नहीं माना जाएगा, अप्रेंटिसशिप काउंसिल का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो एग्जाम में इस बात को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन आया कि वहां पे उन्होंने कौन सा सिनेरियो दिया, वो पूछ क्या रहे हैं, सही में? ठीक, क्लियर हुआ ये सेक्शन? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 21। या जब आपकी क्लास का एक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आपको बाद में एग्जाम देना पड़ता है? हाँ जी। क्यों? सो दैट पता चल सके कि आपने वो जो क्लास में पूरा साल भर पढ़ा है वो आपको आता भी है या नहीं, आप फर्दर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने लायक हो या नहीं, है ना? ठीक इसी तरह से ना ये सेक्शन में भी दो तरह की अप्रेंटिसशिप की बात करी गई है। सबसे पहले हम ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं। अगर कहते हैं किसी ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो उसको भी टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन क्यों? सो दैट वो जिस डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए उसने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, ये देखने के लिए कि उसमें उसकी स्किल या प्रोफिशिएंसी क्या है, उसको चेक करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट आखिर लेगा कौन? तो फिर कहते नेशनल काउंसिल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, यही ये लोग टेस्ट लेते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए पिंकू जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, मतलब कि हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली पिंकू का जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन का है, तो उसने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है उसकी ट्रेनिंग ली है, कंप्लीट कर ली है, तो अब पिंकू को टेस्ट देना पड़ेगा, और वो टेस्ट या तो नेशनल काउंसिल लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही ऑथराइज्ड कोई एजेंसी लेगी। क्यों? ये चेक करने के लिए, पिंकू के इलेक्ट्रिशियन प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए उसका इलेक्ट्रिशियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। बधाई हो, पिंकू ने अपना टेस्ट क्लियर करा। अब क्या होगा? जब हम लोग अपना एग्जाम क्लियर करते हैं हमें सर्टिफिकेट तो मिलता है ना, ऐसे ही अब पिंकू को भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा। आई होप आपको इसके पहले दो पॉइंट्स क्लियर हुए इस सेक्शन के। गुड। अब ना हम बात करेंगे फ्रेंड्स ग्रेजुएट टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसशिप की। यहाँ पर पता है एक तो सबसे बड़ी मेन बात क्या है, इनको एग्जाम देने की कोई टेंशन ही नहीं यार। तो एग्जाम में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना।
ओनली ट्रेड अप्रेंटिसशिप को ही, इन्हें ही क्या है, अपने काम की स्किल, अपने की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करवाने के चक्कर में टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट बताओ कौन से अप्रेंटिसशिप के केस में है? यस, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के केस में। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट, टेक्नीशियन या वोकेशनल की, तो यहाँ पर आपका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि एम्प्लॉयर की नजर तुम पर नहीं है। अगर मैं चिंकू की बात करूं, मान लीजिए ये एक डिप्लोमा अप्रेंटिस वाला बंदा है, तो इसकी मंथली रिपोर्ट जाएगी। सिंपल भाषा में बोलूं, यहाँ पे पता क्या होगा, एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम इनके प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेगा, देखेगा, असेस करेगा कि क्या है इनके हालात, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रीजनल बोर्ड क्या है, इन्हें सर्टिफिकेट देगा। इन्हें फिर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो असेसमेंट बेस्ड सर्टिफिकेट मिलता है। देसी लैंग्वेज में अगर आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं। सुनो, ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे, मान लो वो बच्चे हैं जो कोविड से पहले स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, प्रॉपर एग्जाम दिया, फिर जाकर के सर्टिफिकेट मिला, पेपर देने के बाद पेपर के बेसिस पे मान लो, ठीक है। चलो, अब ये जो ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, वोकेशनल वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान पे अपनी ट्रेनिंग ली है। अब इनको एग्जाम तो देने नहीं पड़े, बस पूरा साल भर में ऐसे ही बस देख लिया कि आज तक बच्चों की क्या असेसमेंट थी, क्या इनके हालात थे, उनके बेसिस पे इनको सर्टिफिकेट मिल गया। समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम में भूलोगे तो नहीं कुछ। कोविड वाले बच्चों बुरा मत मानना, पर ये सच है यार, हम वो बच्चे जिनको पढ़ के एग्जाम दे के क्लियर करने पड़े, आपके मजे थे यार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22। नॉर्मली पता क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लो पिंकू ने एक्सवाईजेड एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेनिंग करी है, अब एम्प्लॉयर की मर्जी है कि ट्रेनिंग के बाद वो पिंकू को अपनी एस्टैब्लिशमेंट में जॉब दे ना दे, मर्जी है। लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख करके रखा हुआ है कि आपको ट्रेनिंग के बाद कम से कम 1 साल के लिए इन्हें इस एस्टैब्लिशमेंट में जॉब भी देनी पड़ेगी, तो उस सिनेरियो में फिर एम्प्लॉयर मतलब क्या करेगा, वो अप्रेंटाइज को जॉब ऑफर करेगा 1 साल के लिए, और अप्रेंटाइज भी उस जॉब को ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि ट्रेनिंग के बाद आपको साल भर के लिए या मान लो 2 साल के लिए इतने साल में जॉब भी देनी पड़ेगी, तो फिर आपको जॉब देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो एम्प्लॉयर की मर्जी थी कि ट्रेनिंग के बाद जॉब देनी है तो दे, नहीं देनी है तो मत दे। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कम से कम साल के लिए अब इन्हें जॉब देनी पड़ेगी, तो अब एम्प्लॉयर के ऊपर ये बंदिश आ गई है कि जैसे पिंक अप्रेंटिस की ट्रेनिंग खत्म, उसको ऑफर करेगा, चल बेटा अब साल भर के लिए यहाँ पे नौकरी कर, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि पिंकू को ट्रेनिंग के बाद 1 साल के लिए अपनी जॉब देनी है और इसको 10,000 रुपए देने हैं। बट मान लीजिए अब जो वो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है, उसे लगता है नहीं यार ये 10,000 रुपए कम है, दरअसल नहीं, इतना नहीं, कम नहीं देने चाहिए। तो एडवाइजर के पास ये पावर है कि वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। वो ऐसा कर सकता है कि 10,000 के बजाय पिंकू को 15,000 दिए जाए, जितना भी उसको सही अमाउंट लगता है उतना। तो बस इसमें इतना ही बताया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। यार हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसे ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भी ना अलग अलग टीचर्स हैं मतलब कि अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई है इस एक्ट के अंडर। यस फ्रेंड्स, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और कुछ टेक्निकल बोर्ड्स भी हैं। ये सब लोग मिलकर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को, मान लो इसको संभालते हैं, देखते हैं कि ये सब कैसे होना है कैसे नहीं है। नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, नेशनल काउंसिल, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, ये लोग हैं। स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो स्टेट काउंसिल, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल, स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, ये सब है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल बोर्ड की तो रीजनल बोर्ड है, ठीक, स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ये सब लोग मिलकर के क्या है, इस अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग्स को, ये सबको संभालते हैं। संभालते इन द सेंस, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं
लाइक जैसे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करने, हमने पढ़ा है कि डेजिग्नेटेड ट्रेड के टाइम पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इनको एग्जाम्स होते हैं। और दूसरे जो ग्रेजुएशन वाले अप्रेंटिसशिप होती है उनको भी क्या है, जो रीजनल बोर्ड होता है ये सर्टिफिकेट देता है। तो इस बात को इंश्योर करना है कि इनका प्रॉपर टेस्ट हो सके, इनको सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सके, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स बन सके, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और ये सब चीजों को इंश्योर करते हैं ये लोग कि ये सब कुछ अच्छे से हो। इन शॉर्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो ये पूरा फंडा है ना, ये ऑल बेस्ट हो, एकदम बेस्ट बढ़िया हो। ठीक, एक और बात, ये सब ना आपस में चेन में कनेक्टेड होते हैं। लाइक जो नेशनल काउंसिल है कहीं ना कहीं वो स्टेट काउंसिल के साथ जुड़ी होती है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है वो स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि मान लो अगर पंजाब स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल को नेशनल काउंसिल बोल दे कि हमें क्या है अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, तो डेट मीन हम पंजाब स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल को वो चलाना पड़ेगा, नेशनल काउंसिल की बात माननी पड़ेगी। ये सब लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, मिलजुल के इन सब बातों का इंश्योर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करने होते हैं, ये जो भी सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं, ये सब कुछ अच्छे से हो। All clear, friends? Good. Now let's talk about section number 24. हमने अभी भी पिछले सेक्शन में क्या समझा कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल होती है, ठीक है, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल होती है, लेकिन इन्हें बनाता कौन है? तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। तो आप समझ ही गए, फिर स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन इस काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन होंगे? मैं, आप, कौन? अरे हम में से कोई नहीं तो कौन? देखो, चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इंडस्ट्री, लेबर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। देखा, ये लोग हैं जो कि काउंसिल के मेंबर्स होंगे। लेकिन ये कितने मेंबर्स होंगे, कौन होंगे, इनकी वैकेंसी कैसे फिल होंगी, ये लोग क्या क्या काम करेंगे, अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ये सारे पॉइंट्स क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये जो लोग हैं, ये लोग जो मीटिंग्स में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपना टाइम देते हैं, कहने का मतलब जो भी ये एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस जो है, जो होता है ना, मतलब मान लो इन लोगों ने मीटिंग के लिए गए हैं या ये लोगों ने ट्रैवल करा, इनका जो भी खर्चा आया है, तो उसको कॉम्पनसेशन के रूप में मान लो, या मीटिंग एक्सपेंस मान लो, या ट्रैवल एक्सपेंस मान लो, इनके रूप में क्या है, गवर्नमेंट इनको थोड़ा पैसा देती है, उस पैसे को हम अलाउंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स की बात करूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको कितना अलाउंस देना है। और अगर मैं स्टेट काउंसिल के मेंबर्स की बात करूं, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उसने अपने स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को कितना अलाउंस देना है। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस इसमें इतना ही बताया गया था, ये लोग मेंबर्स हैं, इनको अलाउंस मिल जाता है, सेंट्रल काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट बना देती है। सिंपल था, क्लियर हुआ? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25। ये सेक्शन समझने से पहले ना, ये जो देसी लैंग्वेज वाली एग्जांपल है ना, बहुत ध्यान से सुनना, फिर तो आप ये सेक्शन को यूं रिलेट करके समझ जाओगे। सुनो आप देसी लैंग्वेज की एग्जांपल। पता क्या होता है? ये ना जो मिस पिंकी, हाँ जी मिसेस नहीं, ये मिस पिंकी है, पता है इसकी ना शादी की बात चल रही है। हाँ जी, पता क्या हुआ? ये है टोमू, टोमू के साथ बात चल रही है, शर्मा रहा है। अच्छा तो सुनो, ये मिस पिंकी है और ये टोमू है, इनकी शादी की बात चल रही थी। तो अब जब बात चल रही है, इनके मम्मी पापा हैं, ठीक है, दोनों के मान लो ये पेरेंट्स हैं, भाई है, लेकिन बहन ओ हो उसकी सीट खाली पड़ी है सोफा में, वो आई नहीं, और बोले कि शादी पक्की कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज की फैमिली में से एक मेंबर मिसिंग था, जस्ट बिकॉज की फैमिली में एक मेंबर मिसिंग था, क्या बाकी लिए गए मेंबर्स ने जो फैसला लिया है कि इनका रिश्ता पक्का कर दिया जाए, क्या वो गलत माना जाएगा? जस्ट बिकॉज एक फैमिली मेंबर मिसिंग था बस? नहीं ना, सही ही माना जाएगा ना।
अच्छा, अब सुनना, यहाँ पर ना एक पड़ोसन बैठ गई, फैमिली के मेंबर नहीं है, बट आके बैठी हुई थी वो भी, और उसके बैठने के दौरान ही इन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि इनका रिश्ता पक्का करना है। अब मुझे बताइए, जस्ट बिकॉज फैमिली मेंबर्स में से एक अनदर एक नेबर भी आके बैठी हुई थी, तो जो इनका डिसीजन लिया गया है कि टॉमो और मिस मिक्की की शादी करा दी जाए, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को ना इस सेक्शन के साथ रिलेट करो। अगर कहते स्टेट काउंसिल हो गई, नेशनल काउंसिल हो गई, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल होगी, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल होगी, या नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल होगी, या ये जो भी काउंसिल्स हो गई, इनमें इनके मान लो मीटिंग के दौरान कोई डिसीजन लिया गया, जस्ट बिकॉज एक वैकेंसी खाली थी, जैसे कि जस्ट बिकॉज एक फैमिली मेंबर नहीं था, इनकी शादी का डिसीजन गलत नहीं था, ठीक उसी तरह से इसमें से किसी भी काउंसिल की मीटिंग के दौरान जस्ट बिकॉज एक मेंबर मिस था, अगर बाकियों ने डिसीजन ले लिया तो आप उसको गलत नहीं ठहरा दोगे इस बात को मुद्दा बनाते हुए कि एक बंदा मिस था। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर एक पड़ोसन आकर बैठ गई थी और अपने पड़ोसन के बैठे बैठे ही डिसीजन ले लिया बाकी फैमिली मेंबर्स ने, तो सिर्फ पड़ोसन बैठे होने की वजह से हम इस डिसीजन को गलत नहीं बोल देंगे, इनवैलिड नहीं बोल देंगे। ठीक इसी तरह से उस एक काउंसिल में एक बंदा ऐसा है जो इलिजिबल नहीं था, हो सकता है वो सिफारिश की, क्या सिफारिश बोलते हैं, हाँ, वो सिफारिश के थ्रू आया या जैसे भी, जस्ट बिकॉज एक बंदा वो था जो इलिजिबल नहीं था और उसके बैठे बैठे डिसीजन ले लिया, आप उस डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोलोगे। आई होप ये सेक्शन आपको मिस पिंकी एंड टॉम के रिश्ते वाली बात से समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट सेक्शन है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि ये लास्ट सेक्शन क्या बोलता है हमारी आज की वीडियो का। तो कहते जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपॉइंट करेगी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। स्टेट गवर्नमेंट फिर किसको अपॉइंट करेगी, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, वो स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर अपॉइंट करेगी। ठीक है, और अब ये जो एडवाइजर है ना, ये अपनी अपनी काउंसिल के पता क्या है, सेक्रेटरी है। जैसे कि आत्मरत्न कालम भिड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी है, ठीक उसी तरह से ये दोनों भी अपनी अपनी काउंसिल के सेक्रेटरी है। मतलब कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो है वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का एडवाइजर है। स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो है वो स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल का एडवाइजर का क्या है, सेक्रेटरी है। स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल का सेक्रेटरी है, ठीक। और इन्हें अपॉइंट कौन करती है, इनकी इनकी गवर्नमेंट। स्टेट एडवाइजर वाले को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजर वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।